अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द डिस्कशन फोरम। आज का टॉपिक भी करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, जिस पे आज तीन ग्रुप्स प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने इस टास्क में अपने ग्रुप में डिस्कस किया है, रिसर्च किया है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ali Raza from Group C203. Today, the topic of my presentation is the role of TikTok in intellectual warfare. Let's move to what's the basic concept of intellectual warfare. Intellectual warfare, also known as cognitive warfare or fifth generation warfare or information warfare or hybrid warfare, refers to the use of psychological tactics. फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में एक चीज समझने की जरूरत है कि इसमें अब उस तरह से जिस तरह पहले जंगें लड़ी जाती थी, ठीक है, आमने सामने या बीच में इकोनॉमिक वॉरफेयर जैसे स्टार्ट हो गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। अब इसमें फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और डाटा वॉरफेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस पे लड़ी जाएगी। जो कोई भी ग्रुप, इंडिविजुअल या कंट्री उसके पास राइट इंफॉर्मेशन है, वो उसको जानता है राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उसको यूज करना सही से। तो वो किसी भी ग्रुप की जो उसके बिलीव्स है, उसके नॉर्म्स है, उसकी वैल्यूज है, उसका कल्चर है, उसके डिसीजन मेकिंग्स हैं, ठीक है, उसको वो चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। इसमें इंटेलेक्चुअल वारफेयर में जो टेक्टिक्स हैं वो चार यूज होते हैं, ठीक है। वो कौन से? डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन एंड साइबर अटैक्स, ठीक है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस जो थी, ये पहले न्यूज़पेपर और इस तरह के मीडिया से भी शेयर की जाती थी, लेकिन आजकल इसे कुछ सोशल मीडिया से ही इन्फ्लुएंस किया जाता है। और एज ए पाकिस्तानी हम लोगों को पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है कि किस तरह से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस ऑडियोज, ये सब कुछ हम तक डिलीवर किया जाता है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, कुछ सेंसिटिव है कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मैं पाकिस्तान में सिर्फ ये एग्जांपल दूंगा कि इसमें आप किसी को भी थ्रेट करते हैं, ठीक है, उसके कोई भी बिग पॉइंट आपके हाथ लग गया, ठीक है, उसकी कोई भी ऑडियो है, कोई भी वीडियो है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी पिक्चर है, कुछ भी, आप उससे साइकोलॉजिकली उसको उससे अपनी बात मनवाने के लिए उसको आमादा करते हैं। साइबर अटैक्स में एक चीज आती है, वो ये कि जैसे आजकल हर किसी कंपनी का डाटा, हर किसी कंट्री का, हर बंदे का डाटा जो हम नेट पे पड़ा हुआ है, तो इससे हम उसका सर्वर, उसका मोबाइल, उसमें से इंफॉर्मेशन लेके लीक करते हैं और उसको जो है चेंज करते हैं, ठीक है, और उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, प्लीज रिड्यूस योर स्पीड। ओके, अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ टिकटॉक एंड इंटेलेक्चुअल वारफेयर, इसको मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया। टिकटॉक का रोल क्या है इंटेलेक्चुअल वारफेयर में? फर्स्ट ये है कि देखिए, अगर हम पुराने एरा में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि उस वक्त लोग बुक्स पढ़ते थे, रीडिंग करते थे, ग्रुप डिस्कशंस होती थी, उसके ऊपर रिसर्चेस होती थी, ठीक है, उसके बाद इन्वेंशंस होती थी, ठीक है। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया और जब से स्क्रीन का इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्क्रीन जब इंट्रोड्यूस करवाई गई तो फिर क्या होता था, जो स्पीकर था वो बोलता था और जो लिसनर थे, व्यूअर्स थे, वो सुनते थे। अब उसमें से एक फैक्टर जो था वो माइनस हो गया, और फैक्टर कौन सा था? वो रिसर्च का फैक्टर था। कि इसमें वैल्यूएबल कंटेंट तो था, लेकिन हम स्पीकर को सुनते थे, हाँ, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते थे अपनी रिसर्च करके, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस तरह से पहले होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी कुछ वैल्यूएबल भी था, कुछ अन वैल्यूएबल कंटेंट भी था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक दौर आया टिकटॉक का। टिकटॉक से पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स थे जो इस तरह से काम कर रहे थे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन जो रील्स को बूस्ट टिकटॉक ने दिया, वैसे पहले किसी ने भी नहीं दिया था, ठीक है। अब टिकटॉक बजाय तो एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म लगता है कि आप उस पर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, 2-3 घंटे उसके ऊपर वीडियोस देखते हैं और फिर जो है बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसमें ना तो रिसर्च फैक्टर था, ना कोई इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट है, क्योंकि इसकी 30 सेकंड 45 सेकंड की वीडियो में क्या आपको वैल्यूबिलिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये तो यूजर बेस, जो इंडिपेंडेंट यूजर बेस के लिए बनाया गया था, ठीक है। इस टिकटॉक चाइना वेपन फॉर इंटेलेक्चुअल वारफेयर, लेकिन इसका जो एल्गोरिथम था और एक किस लिए बनाया गया था, उसके ऊपर यूएस ने 2 क्लेम्स किए थे। अच्छा, यूएस का जो पहला क्लेम था वो ये था कि चाइना जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो टिकटॉक के ऊपर जो है फैला रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो देखने वाले, जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनकी कोग्निटिव एबिलिटी जो है वो जीरो हो रही है।
ठीक है। उनको इससे कुछ वैल्यूबिलिटी नहीं मिल रही, लेकिन बाजार उसके अंदर से जो ऊपर मैंने बताया कि उसमें से जो भी इस तरह के फैक्टर्स थे, कोग्निटिव एबिलिटी, उनका लेवल जो था वो कोग्निटिव वॉरफेयर, वो सब कुछ इनमें से माइनस होता है। दूसरा क्लेम उसका ये था कि टिकटॉक को जो है वो डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि ये जो व्यूअर्स हैं, जो भी उसके यूजर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके इन फ्यूचर उसको किसी गलत पर्पज के लिए, किसी भी दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, ये यूएस के दो क्लेम्स थे जो उन्होंने बाद में अपने बिल्स पास करने के लिए भी बेस बनाए थे। ठीक है, उसके बाद ताइवान साइबर वारफेयर। ताइवान का जो क्लेम था वो ये था कि चाइना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के को यूज करते हुए टिकटॉक को इंट्रोड्यूस तो करवाया, लेकिन टिकटॉक के ऊपर वो रियल चाइना की इमेज जो है वो शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो क्यों नहीं शो कर रहा? अब हमें तो ये लग रहा है कि चाइना जो टिकटॉक जो है वो क्या कहते हैं, यूजर बेस है, हर कोई इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर कंटेंट शेयर करता है और जिसका अच्छा होता है वो रैंक कर देता है, जिसका नहीं होता नहीं। लेकिन जब उसने अपनी साइबर फोर्स को डिजाइन किया, उसने ताइवान ने, और उसको जब उसको ट्रैक किया गया तो उनको पता चला कि थाउजेंड ऑफ ऐसे अकाउंट्स हैं टिकटॉक के ऊपर चाइना के, जो किसी कंट्रोल हो रहे हैं और वो इमेज और कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं चाइना उसमें, ताइवान में, जो कि ना तो चाइना के ना किसी और का। जिस तरह हमें दूसरे कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा गया, इसलिए इसी तरह ताइवान में करवाया जा रहा था। तो ताइवान के इंटेलेक्चुअल्स ने फिर ना सिर्फ टिकटॉक को डायरेक्ट बैन किया, बल्कि उससे पहले अपने एजुकेशनल सेक्टर के बीच में लिटरेसी क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि सिर्फ उसको बैन कर देना इसका हल नहीं था, ताकि वो अवेयरनेस फैला सकें कि ये कर क्या रहे थे और किस वजह से बैन किए। और उसके बाद जो है इसको बैन कर दिया गया ताइवान में। नेक्स्ट, उसके विच कंट्रीज हैव बैन टिकटॉक, के 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने टिकटॉक को बैन किया था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूके एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से कुछ ने गवर्नमेंट लेवल पे किया था, कुछ ने स्टेट लेवल पे, और कुछ ने फुल कंट्री लेवल पे बैन किया था। जो रीजंस थी वो ये दो बनाई गई थी कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो इन सब कंट्रीज में सबसे पहले जो स्टेप लिया था वो ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं वो अपने मोबाइल में टिकटॉक नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें से सिर्फ ना ही उनकी बल्कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी। ठीक है, राइट साइड पे टिकटॉक के कुछ स्टैट्स जो है वो शो किए गए हैं कि 1.8 बिलियन प्लस जो इसके यूजर्स थे, और पाकिस्तानी 25 मिलियन प्लस जो है इसके यूजर्स हैं। 40 लैंग्वेज में ऑपरेट करता है। 2016 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो वीडियो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड टू 10 मिनट है। ठीक है, और जब कोरोना आया पाकिस्तान दुनिया में, तो उसके बाद से 2019-20 के बाद ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग बन गया। उससे पहले ये इतना हेट नहीं था जितना उसके बाद हो गया, क्योंकि सब फ्री थे, सब इसको यूज करने लग गए। लास्ट, उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में फर्स्ट है इन्फीरियर साइकोलॉजी। इन्फीरियर साइकोलॉजी में वो सब चीज़ें जो पहले इंस्टाग्राम और लेकिन इंस्टाग्राम के हम यूं नहीं कह सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना हमें वो नहीं था, हिट था, लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह से टिकटॉक ने इन्फ्लुएंस किया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए। ठीक है, आप टिकटॉक के ऊपर अगर देखें तो मैं उस दिन स्क्रॉल कर रहा तो लोगों ऐसी ऐसी आईडी हैं जो सिर्फ वो सिर्फ इस तरह का कंटेंट बना रही हैं कि आप ये स्ट्रिक्स लगा लें। ठीक है, इस तरह। अब वो स्ट्रिक्स हर कोई स्नैपचैट पे अपनी पूरी डेली रूटीन शेयर कर रहा है। देखने वाला बंदा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि यार मैं ये करूं, मैं वो करूं। ठीक है, हर कोई एक चाहता है कि उसको एंटरटेनमेंट मिले, और इसी वजह से आजकल के यूथ में जो टिकटॉक खास करके यूज करते हैं या इंस्टाग्राम, तो उनमें एक चीज बहुत कॉमन है और वो है कि पावर, फेम एंड मनी। जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, पावर भी है, लेकिन वो भी चाहता है उसे फेम मिले, उसे हर कोई पहचाने। ठीक है, और लास्ट टू है मिस इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी इश्यूज जो थे। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरह पहले बताया कि जो टिकटॉक पे चाइना जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट की हुई थी, और जो यूजर्स थे उनके वो सिक्योरिटी इश्यूज थे उनके डाटा से रिलेटेड। सॉल्यूशन जो है इसके चार इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल के सेम ग्राउंड के, अगर हमें टिकटॉक के ऊपर इस तरह से अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, इसको अगर एनकाउंटर करना है इस चीज़ को, तो हमें टिकटॉक पे एंटर करना पड़ेगा। उसके अलावा हम इसको और जो उधर 25 मिलियन जो पाकिस्तानी यूजर्स हैं उनको बाहर नहीं निकाल सकते। आपकी स्ट्रेटजी में मैं एक एग्जांपल दूंगा कि रिसेंटली इमरान खान साहब जब टिकटॉक के ऊपर आए हैं, तो वो ना तो हमें एंटरटेन करने आए हैं, ना खुद एंटरटेन होने आए हैं। वो एक मकसद के तहत आए हैं, और वो मकसद उनका तो खास तौर पर मतलब कि वोट लेना, ये लाजमी सी बात है। ठीक है, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर एंटर हैं क्योंकि उनको पता है कि टिकटॉक के ऊपर 2.5 करोड़ यूथ बैठी हुई है जिसके पास उनका वोट है, एज कम्पेयर टू ट्विटर। ट्विटर के ऊपर 4 मिलियन जो है पाकिस्तानी यूजर्स है, तो किधर 4 और किधर 25। ठीक है, लेकिन जब वो इधर आए तो वो ये बताने के लिए कि जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, किधर वो यूट्यूब के ऊपर 1.5 घंटे के लेक्चर्स देख के अपनी जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। ठीक है, इसमें 30 सेकंड वीडियो का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो ट्विटर
टिकटॉक के ऊपर मोस्टली यूज किया जाता है 30 to 45 सेकंड। उसमें 30 to 45 सेकंड वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि उसमें आपने कोई भी ऐसी एक बात कर देनी है जो अगले बंदे को, व्यूअर को ऐसे इंजेक्ट करे कि उसको मतलब कि उसमें ना तो उसको कोई ऐसा आपको कोई जस्टिफिकेशन, ना कोई प्रूफ, ना कुछ देने की, बस आपकी एक ऐसी बात जो उसको इंजेक्ट करे और उसके ऊपर वो बाद में सोचता रहेगा, या उसके अंदर या तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो यही है कि अगर आईएमएस इसी स्ट्रेटजी के साथ एंटर करे टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि हम ट्विटर के ऊपर तो हैं लेकिन ट्विटर पे बीइंग पाकिस्तानी के हमें पता है कि ट्विटर पे ज़्यादातर या तो पॉलिटिक्स के इश्यूज को डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, या फिर न्यूज़ के। आईएमएस के अगर वहाँ पे सर मुस्लिम आइडेंटिटी है, इस तरह के जो हैशटैग्स यूज करते हैं और वो हम आईएमएस के सर्कल में करते हैं या जो इस फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन जिस यूथ को हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो ज्यादातर डिफेक्टिव साइकोलॉजी वाले टिकटॉक के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास हैशटैग्स हैं, सब कुछ है, तो अगर आईएमएस अपना चैनल बनाए, ठीक है, इनके पास इस तरह का कंटेंट ये क्रिएट करें, ठीक है, और हम टिकटॉक के ऊपर एंटर करें, इसमें अगर इसकी टीम डिजाइन की जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कंटेंट क्रिएटर हो, उसके बाद वीडियो डिजाइनर्स। और वीडियो डिजाइनर्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि इस तरह किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे एंगेजमेंट लाने के लिए हमारी वीडियो जो है वो इस तरह की मोस्ट अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो जो व्यूअर है उसको अट्रैक्ट करें। और उसके बाद क्या कहते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स इसमें आ जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है वो आईएमएस के मेंबर्स हैं जो उसी सेम साउंड के ऊपर, उसी वीडियो को सेम हैशटैग्स के ऊपर रैंक करवाएं। ठीक है, इसके रिजल्ट्स जो है वो ट्विटर की बेस निस्बत आई थिंक के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अली। आप अनम्यूट ही रहिएगा, ओके। आप म्यूट ना करें, कि अब हम क्वेश्चंस लेंगे आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेस कर लें। सेकेंडली, प्लीज प्रेजेंटेशन और टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन करें, ताकि अली बहुत बेहतर से उनको आंसर कर सकें। हमारा पहला क्वेश्चन, आयशा C203, आपका कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट कर लें। नहीं नहीं सर, मेरा तो ऑलरेडी हैंड रेस था, मैं तो तो अच्छा, फिर आप हैं। सॉरी, मैं तो लोड करती हूँ। सर ये उनके साथ थी, वो स्लाइड्स ये दिखा रही थी। सर इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले, इन्फिनिक्स 9। आप अनम्यूट कर लीजिए और अपना नाम रीनेम कर लिया करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये था कि जो धुनें होती है ना टिकटॉक पे, मैंने देखा है, ये मैंने फील किया है कि ये जो गाने होते हैं, धुनें होती हैं, तो इनको लोग ज्यादा देखते हैं। अगर म्यूट करके कोई भी वीडियो अगर म्यूट करके उसको सुना जाएगा ना, तो उसमें वो मजा नहीं रहेगा, मतलब जो मैंने फील किया है। तो जो गाने होते हैं, धुनें वगैरह होती हैं, साउंड, तो वो बहुत ज्यादा मतलब के अट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो इसका फिर हम क्या करेंगे? इसके अलावा आप गाना बंद करके सुनेंगे तो वो वाला मजा नहीं आएगा। ओके, देखें अभी हम जैसे टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके पीछे जो हमारे पास आईएमएस के ग्रुप्स में वीडियोस आते हैं उनके पीछे कोई गाने तो नहीं लगे होते। हाँ, अगर कोई लाइट म्यूजिक की लाइट साउंड लगा होता है, ठीक है, और उसमें जो बोलने वाला जो स्पीकर है वो वैल्यू रखता है, ना कि जो पीछे गाना है। हाँ, अगर कोई लाजमी बात है कोई वल्गैरिटी अगर शो कर रहा है तो उसमें पीछे उसने कोई इस तरह का म्यूजिक या रैप सॉन्ग लगाया हुआ है। लेकिन ट्विटर के ऊपर हम कोई जब इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आई थिंक कि हम ना कोई गाना लगाते हैं और ना कोई इस तरह के कुछ साउंड जो है हम लगाते हैं। कि और हम, ये जो काम है, हेलो जी जी बोलिए बोलिए। जी, ये जो काम है ये मैंने इसमें जैसे टीम की बात की कि ये जो इसको डिजाइन करना, इस तरह से इसको अट्रैक्टिव बनाना, वो वीडियो डिजाइनर्स का काम होगा कि वो इसके पीछे कोई भी लाइट साउंड लगाएं, जिस तरह इस्लामिक सीरीज के बीच में कोई लगता है साउंड, ठीक है, कोई वो कहते हैं इंसान पीछे से इस तरह की कोई आवाजें निकालते हैं, लाजमी नहीं है कि वो उसको इस तरह का म्यूजिक या रैप सॉन्ग के पीछे ही लगाए जो हिट है। हमारा काम अपने उसको वीडियो की जो वॉइस है उसको ट्रेंड में लाना है और उसके ऊपर फिर वीडियोस को रीपोस्ट करना है, ना कि किसी ट्रेंडिंग साउंड को फॉलो करना है। ओके, थैंक यू फॉर योर आंसर।
एग्जैक्टली exactly, बहुत ही अच्छी बात की है कि कंटेंट मैटर्स। असल चीज कंटेंट है कि अगर कोई चीज अट्रैक्टिव है या वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो शैतान के भी बहुत से काम हमें अट्रैक्ट ही करते हैं। तो किसी चीज का अट्रैक्ट करना कभी भी बेसिस नहीं होती, ना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शाजिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि और थोड़ा सा नहीं भी रिलेटेड। मैं एक्चुअली अगर क्वेश्चन बी इस टॉपिक पे आप करेंगी तो अली बेहतर जवाब दे सकेंगे ना। एक्चुअली मेरा कोई बात नहीं। मतलब इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, और नहीं भी है, मीडिया से ठीक है, रिलेटेड आप है, पूछना। क्योंकि टिकटॉक तो ठीक मीडिया है। ही है और मेरा मीडिया से ही रिलेटेड ये है। एक्चुअली अभी देखें, जैसे फ्रोजन है और बहुत सारे कार्टून्स हैं जिसमें वो लोग नेगेटिव व्यूज बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा करें जिसमें पाकिस्तानी बच्चों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, पाकिस्तानी भी नहीं, मुस्लिम बच्चों के लिए कुछ ऐसे कार्टून्स क्रिएट करें कि जिनको वो देखकर कुछ नेगेटिव ना करें। क्योंकि मैंने देखा है कि इतना ज्यादा मटेरियल या इतने अच्छे कार्टून्स या कुछ ऐसा नहीं है जिससे बच्चे इम्प्रेस हो सकें। जैसे कि ये सुपर हीरोज से इम्प्रेस हैं, फ्रोजन से इम्प्रेस हैं, या बहुत सारे और हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, ये भी उनकी पब्लिसिटी होगी। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए मिलके। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर मेरी कोई जरूरत है तो मुझे भी साथ ऐड करें ताकि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकें। जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं कि पीछे कोई इस्लामिक स्टोरी चला देते हैं और आगे जो कंटेंट डिजाइन किया हुआ है उन्होंने, कि वो कोई एक इस्लामिक स्टोरी, एक जो वैल्यूएबल चीज है वो भी आगे डिलीवर कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं, ना कोई वल्गैरिटी होती है और ना किसी तरह से पीछे सॉन्ग वगैरह लगे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने भी देखी होंगी इस तरह की कई चीजें। ठीक है। और जो दूसरे आप बात कर रही हैं जिस तरह के कार्टून्स वगैरह, ये वो ज्यादातर उन बच्चों में हिट है जो ज्यादा शुरू से मोबाइल लेके लगे रहते हैं, और फिर उनके बीच में, और वही बच्चे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शुरू से देखी ही वो चीज़ है, उनके अंदर जो साइकोलॉजी इंजेक्ट की गई है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही की गई है। ये फिर हमारी पेरेंटिंग में भी इशू है कि हमारी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इतना ज़्यादा ऐसे मोबाइल को ना दें, उससे जो है मतलब कि मोबाइल से दूर रखें। और हाँ, अगर कोई देखना चाहता है या इस तरह का बहुत ही अटैच है तो फिर उसको शिफ्ट किया जाए पहले। जो दूसरी जिस तरह की आप बात कर रही हैं कि इस्लामिक कार्टून्स हों या इस तरह कुछ हों जो ना के उनके बीच में साइकोलॉजी को डैमेज कर रहे हो ना इस तरह से, और इस तरह कई चीज़ें जो है वो यूट्यूब के ऊपर है। और इसमें इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज़ हम ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू अली। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बट शॉर्ट रखिएगा प्लीज। महवेश शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आपने टिकटॉक को हाईलाइट किया है। देखिए अब ये हमने सपोज अगर ये टिकटॉक बैन भी कर दिया तो इस तरह का कोई और ऐप लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हम देख क्या रहे हैं, कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हल निकाले हैं? देखें, एक बंदा है जिसने आपके सिटी मार्केट में एक ग्राउंड बनाया और उसके बीच में पब्लिक जमा हो गई है। ठीक है, पर उस पब्लिक में से एक स्मेल उन्होंने क्रिएट कर दी है। अगर हम उस ग्राउंड को खत्म कर देंगे ना तो पब्लिक जो है बाकी सिटी में फैल जाएगी और उस स्मेल के साथ। ठीक है, तो जब तक पहले हमें उस स्मेल को खत्म करना है, और उस स्मेल को खत्म करने के लिए हमें उस ग्राउंड में एंटर करके जो ऊपर स्ट्रेटजी बताइए कि हमें सबसे पहले अपना कंटेंट इस तरह से लाना है। ठीक है, हमारा कंटेंट जिस तरह से वो 30 सेकंड की नेगेटिव और कंटेंट बना रहे हैं और वल्गैरिटी फैला रहे हैं, हम पॉजिटिव कंटेंट के थ्रू उनको शिफ्ट करें। हमारी वीडियोस इस तरह की हों कि हमारा शुरू के 2-3 सेकंड जो हो वीडियो के, वो इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जिससे वो कम से कम अगले 4-5 सेकंड के लिए रोक के वो वीडियो देखे। जब रोजाना की बेस पे उसके सामने इस तरह की वीडियोस आएंगी, ठीक है, जब वो एक दफा एंगेज हो गए तो उसके इंटरेस्ट में टिकटॉक के एल्गोरिथम में वो चीज काउंट हो जाएगी। और फिर रोजाना की बेस पे उसके सामने आएगी तो 2.5 करोड़ के जो है 25 मिलियन प्लस टिकटॉक के यूजर्स हैं, इसमें से 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ ज्यादा आवाम बनती है। अगर इसमें से 0.1% भी कन्वर्ट हो जाता है 2.5 लाख, तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि हमने कुछ तो सक्सेस जो है वो अचीव की है इसमें। ठीक है, जब तक उनमें से वो स्मेल खत्म नहीं होगी, उनकी साइकोलॉजी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तब तक कल को स्नैक वीडियो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उनको हम टिकटॉक डायरेक्ट बैन नहीं कर सकते।
टिकटॉक को बैन एक सूरत में किया जा सकता था कि इसको आने से पहले हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे इंटेलिजेंस को पता होता और वो टिकटॉक को आने से पहले बैन कर देते। लेकिन अब जो इसने यहाँ पे काम डाल दिया है, ठीक है, अब इसको हम बैन कर दें, कल को स्नैक वीडियो आ जाएगी, बीगो लाइव आ जाएगी, कोई भी, तो हमें ना के चैनल को उस तरह से पहले बैन करना चाहिए, हमें इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जिस तरह से ताइवान ने लिटरेसी क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई एजुकेशनल सेक्टर्स में, कि डायरेक्ट बैन कर दें, कल को तो कोई दूसरे वो ऐप लॉन्च करके आपकी पब्लिक को वहां पे इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और वो चीज़ खत्म नहीं होगी। इसलिए हमें पहले उस चीज़ को खत्म करना चाहिए, उसके बाद हम उसे बैन करें, और इन फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको आने से पहले बैन किया जाए। थैंक यू अली, यू फॉर योर प्रेजेंटेशन और क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी। तमाम प्रेजेंटर्स के लिए और प्रेजेंटिंग ग्रुप्स के लिए इन फ्यूचर एक छोटा सा टिप कि आप जब भी प्रेजेंटेशन तैयार करें तो उसको अपने ग्रुप में प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा लोग नहीं हैं तो सिर्फ कैप्टन के साथ कर लें, स्क्रीन शेयरिंग, अपना माइक और अपनी स्पीड, ये सब चीज़ें, ताकि प्रेजेंटेशन के बीच में वो परफेक्ट रहे सब कुछ। ओके अमरीन, थैंक नाउ यू सर। यू कैन। जी 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 मिस लुबाबा, आर यू रेडी नाउ? लुबाबा गुलशाद, आर यू रेडी? Yes, yes, I'm ready. मेरी साउंड अभी तक ऑडियो? जी अब बेहतर है। सर इनकी स्क्रीन शेयरिंग कर दें। जी जी लुबाबा आप अपनी ओके, स्क्रीन शेयर करें और जी जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी शो हो रही है बिल्कुल। ओके, थैंक यू. Alright, I'm Kiet Lubaba Gulshad from C54, and today I will discuss artificial intelligence. But before starting, I have a request. हमने अपने ग्रुप C54 में इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट 40 मिनट का सेशन किया था, और it's quite impossible for us to convert 40 minutes into 10 minutes. I will try to be more precise, लेकिन I will request you for a few extra minutes, क्योंकि एटलीस्ट मैं आप सबको एक ओवरव्यू दे सकूं इस टॉपिक का विद सॉल्यूशंस, और इफ यू गाइस विल अलाउ तो हम इसका एक अलग से सेशन भी डिटेल बाद में रख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिल्कुल आसान सिंपल वर्ड्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको प्रोग्राम किया जाता है कि वो टास्क परफॉर्म करे. लाइक जो एआई है उसका बेसिक गोल ही यही है कि ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए जाएं जो कि टास्क परफॉर्म करें जो टिपिकली इंसान करता था. जैसे हम किसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद टास्क को परफॉर्म करते हैं. अब वही काम मशीन्स करेंगी और कर रही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है वो 1956 से है, लेकिन इसका बूम देखा हमने 2022 में, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और उसने जस्ट 2 मंथ्स में 100 मिलियन का बेंचमार्क अचीव कर दिया. तो जो एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब हमारे पास वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल हैं. लेकिन जो सेकंड टाइप है स्ट्रॉन्ग एआई, इसकी ये टाइप ऐसी है जो सिर्फ टास्क परफॉर्म नहीं करेगी, ये ह्यूमंस की तरह कॉन्शियसली क्रिटिकली एनालाइज करके टास्क को, डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करेगी. ऑल्दो इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो रहा है और इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाई जा रही हैं. लेकिन सवाल तो ये है यहाँ पे कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के टॉपिक में क्यों डिस्कस कर रहे हैं. इधर एआई इज आर्टिफिशियल सॉरी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर और नॉट, ये सवाल मेरा ऑडियंस से है. प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि आपको लगता है कि ये टॉपिक है या नहीं है. टिल देन मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. नो मोर गन्स एंड बुलेट्स, इसका मतलब ये है कि इंसानों के लिए अब जो वॉर है उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं रहेगी. बायो वेपन्स और एआई के थ्रू ही दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा. और बायो वेपन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल कोविड-19 की फॉर्म में हमने भी कुछ साल पहले देखी. और अगर हम एआई की बात करें तो जो इसराइल है वो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो टोटली एआई बेस्ड है. और जब भी हमास कोई रॉकेट थ्रो करता है तो उनका सिस्टम 99% एक्यूरेसी के साथ उसको डिटेक्ट करता है और टारगेट से पहले ही कहीं बहुत
डिस्ट्रॉय कर देता है। वो टारगेट पे पहुंचते भी नहीं है और उससे पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो रूल्स ऑफ वॉर हैं वो रीडिफाइन हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पावर और एसेट्स का मीनिंग है वो भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एआई जो है वो फिलहाल तो उस पर डिपेंडेंट है, डेटा पे डिपेंडेंट है, और डेटा ही न्यू ऑयल है हमारे लिए। इसलिए इस वक्त के लिए वो कैसे कि मेरे पास एक स्टैट्स है, 2021 में इंडिया ने 133 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल किए, जबकि सऊदी अरब ने 113 बिलियन का ऑयल सेल किया। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो हमारे लिए अब एक न्यू ऑयल बन चुका है इस वर्ल्ड के लिए। और हम एआई को इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें पहले ये कहा गया कि मटेरियलिज्म को प्रमोट किया जाए, फिर ये ऑर्डर दिया गया कि जो बेसिक यूनिट है, फैमिली यूनिट है, उसको इंडिपेंडेंसी के नाम पे डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको अचीव किया गया। अब उसका उनका थर्ड पॉइंट ये है कि जितने भी रिलीजन है उनमें इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की जाए कि ये जो एक बिलीफ सिस्टम है इसको भी ब्रेक किया जाएगा। तो उसके लिए एआई जो है वो बहुत बड़ा टूल है। और सिर्फ यही नहीं कि फर्दर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी के थ्रू जो डिफेंस लाइंस है उनको कंट्रोल किया जाएगा, ह्यूमन पावर की जरूरत नहीं रहेगी। और डेटा के थ्रू जो डिफरेंट साइबर क्राइम्स हैं उनको वो कमिट किए जाएंगे और उन्हीं को यूज करके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मैं सिर्फ थोड़ी सी जो सब कैटेगराइजेशन है एआई की उनको कंट्रोल करूंगा, डिस्कस करूंगी, क्योंकि मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो एल्गोरिदम्स हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं और खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम को किसी भी इंस्ट्रक्शन की, किसी भी दोबारा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक मशीन जो इतनी एफिशिएंट हो रही है या हो जाएगी तो हमारी जो जनरेशन है उनका आईक्यू लेवल ड्रॉप होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। और उसकी सिंपल रीजन ये होगी कि हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो मशीन्स पे होगी और हम अपनी क्रिएटिविटी को बहुत कम कर देंगे। स्पेशली ये पॉइंट जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए थ्रेटनिंग है, जिनके पास ऑलरेडी इंटेलेक्चुअलिज्म में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअली बहुत पीछे हैं, वो और ज्यादा इससे डैमेज होंगे। लेकिन एआई में ऐसा क्या है कि जो मुस्लिम्स के लिए, और ना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुका है, वो है एआई कॉन्शियसनेस, द बिगेस्ट थ्रेट। वो इस तरह से कि जो इलान मस्क और जेफरी हिंटन जिन्होंने सबसे ज्यादा एआई पे काम किया है वही ये कह रहे हैं कि इंसानों को न्यूक्लियर वेपन से इतना खतरा नहीं है जितना एआई से है। तो वो बात कर रहे हैं एआई कॉन्शियसनेस की। इसको सिंपली हम इस तरह से समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एआई अपग्रेड होती होती इतनी इतनी ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो जाए और उसको ये समझ आ जाए कि जो ह्यूमंस हैं ये मुझे किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके अपनी ही प्रोग्रामिंग और कोडिंग स्टार्ट करने लग जाए, तो ये अनकंट्रोल हो जाएगा। ये जो चेन है ये अनकंट्रोल हो जाएगी। और शायद इसके लिए काफी टाइम लग जाए, 5 10 15 साल लग जाए, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को देखते हुए इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हमें फेस करना पड़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये फितना दज्जाल से कैसे रिलेट करता है? वो इस तरह से रिलेट करता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी और डोमिनेंस है वो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि एक इंसान एक एक सिर्फ एक ऐसी इंटाइटी रह जाएगी जिसको एक मशीन जो है वो अपना स्लेव भी नहीं बना सकती, वो उसके लिए यूजलेस है। तो जो डोमिनेंस है वो इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि पॉसिबल है कि इंसान इन टर्म्स ऑफ पावर स्टोन एज में चला जाए। और जैसे कि हदीस में हमें हजरत ईसा का तलवार के साथ जिहाद करने का जिक्र मिलता है, और इवन याजूज या माजूज के खिलाफ भी हमें बॉम्ब या कोई न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का रेफरेंस नहीं मिलता। तो जो एआई है वो डायरेक्टली फितना जहाद, फितना दज्जाल के लिए एक टूल हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, उसकी प्रिपरेशन हो सकती है। ऑल इसमें टाइम लगेगा लेकिन हमें इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डीप फेक। डीप फेक में क्या होता है कि जो डिफरेंट पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस इनको यूज करके इस तरह से कंटेंट बनाया जाता है कि वो बिल्कुल फील लाइक रियल होता है। कोई आम इंसान डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कि ये
एक डीप फेक बेस्ड कंटेंट है या रियल है। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि सबसे पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी। मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह से फैलेगी कि कोई समझ ही नहीं जब आ रही कि कौन सा सोर्स क्रेडिबल है, कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है। तो एक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और जो फैब्रिकेशन ऑफ इस्लामिक कंटेंट है वो हम फेस करेंगे। और इसकी डायरेक्ट हदीस है सही मुस्लिम हदीस नंबर 16, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कोट किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में ऐसे दज्जाल होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लाएंगे जो तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे अबा ने। तुम उनसे दूर रहना, वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और तुम्हें फितने में न डाल दें। अब इस पॉइंट को अगर हम इस तरह से रिलेट करें कि जो एआई है, अगर आप उसको सारी अहादीस का डाटा प्रोवाइड करेंगे तो उस सारे कंटेंट को कंज्यूम करके एक उस जैसी हदीस जो है वो बना के दे सकता है। ऑल्दो कि वो ये क्लेम नहीं करेगा कि ये एक सही हदीस है। वो कहेगा कि मैंने आपके डाटे को यूज करते हुए ये एक कंटेंट जनरेट करके दिया। जो लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं वो मेरे पॉइंट को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्रेडिबल चीजें हैं उनकी समझ ही नहीं आएगी। उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट जो हदीस है वो मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, एआई जो है वो एलजीबीटीक्यू, जेंडर डिस्फोरिया, इस तरह के जितने भी एजेंडाज और आइडियोलॉजीज दुनिया में लॉन्च की गई हैं उनको इवन कुरान और हदीस से जस्टिफिकेशंस और उनकी डाटे को यूज करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे। तो सिर्फ एआई जो है वो इन टर्म्स ऑफ चैट जीपीटी हमारे लिए थ्रेटनिंग नहीं है। हमें उसके जो फर्दर कैटेगराइजेशन है उनको भी देखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेटावर्स। मेटावर्स क्या है कि ये एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी बेस्ड लाइफ होगी जहाँ पे कोई भी शख्स अपनी लाइफ को, रिलीजियस बिलीफ को, प्रोफेशन को, सोशल रिलेशन को, हर चीज को कस्टमाइज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो रियल लाइफ है इनमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। हम बहुत सी चीजों में हमारे पास लिमिटेड हैं, हम वो चीजें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब एक फ्रीडम मिल जाए कि आप हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं और वो एक वर्चुअल लाइफ कोई बहुत दूर नहीं है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उसके नीचे छोटा सा आपको मेटा लिखा हुआ नजर आता है और उस पर प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई है, लोगों ने वहां पे काम करना भी स्टार्ट कर दिया। तो वो बिल्कुल एक अर्थ लाइक प्लेस होगी, कंट्रीज, सिटीज, और जहाँ पे इवन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को भी फील किया जा सकता है। लेकिन वहां पे जितनी भी ट्रांजैक्शन और जो भी लेन देन होगा वो बीटीसी और एनएफटी की और डिजिटल कॉइन्स के फॉर्म में होगा। तो वो मुस्लिम्स हम सब जिनको अभी तक यही क्लैरिटी नहीं मिल रही कि बीटीसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और वो ठीक है नहीं ठीक, किन टर्म्स में ठीक है। तो जब एक इतना बड़ा सिस्टम जो कि पूरी इकोनॉमिक वॉरफेयर में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, उसी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेटावर्स। और इसके साथ एक और बहुत स्केरी पार्ट है, वो ये है कि जो मेटावर्स है उसमें एक लिविंग फॉर एवर मोड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वो इस तरह से कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनका जो भी बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंड करके आर्टिफिशियली एक जगह पे फीड किया जाएगा। और मे बी कि वो शख्स रियल लाइफ में मर जाए लेकिन वो वर्चुअली प्रेजेंट होगा, वर्चुअली वो जिंदा होगा, क्योंकि उसका जितना भी बिहेवियर का डेटा है वो एक अवतार की फॉर्म में, एक बॉट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ इमोर्टैलिटी को अचीव करना है वो हमें यहाँ पे पूरा होता नजर आ रहा है। और हमें नहीं पता एज ए मुस्लिम कि हमने इसे कैसे काउंटर करना है और इसके लिए हमने अपनी आइडेंटिटी को कैसे क्लियर रखना है। तो इसको अगर हम फितना दज्जाल के साथ थोड़ा सा रिलेट करें तो सही बुखारी 338 की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो मैं एक बात बताता हूँ जो किसी नबी ने उससे पहले किसी कौम को नहीं बताई। वो ये है कि दज्जाल काना होगा और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम लेकर आएगा। उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और जहन्नुम जन्नत होगी। तो ये जो एक फरेब और ये जो एक धोखा हमें नजर आ रहा है मेटावर्स की फॉर्म में कि रियल लाइफ का और रियल लाइफ का कोई डिफरेंस का जो इतना डिफरेंस है, और ये जो फरेब है ये बेसिकली हमें उसके साथ, उस पॉसिबिलिटी के साथ रिलेट होता नजर आ रहा है कि जो रियल में नजर आ रहा है वो नहीं है, जो रील पे नजर आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पॉसिबिलिटी के तौर पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की बात नहीं कर रहे, हम ये भी तो देख रहे हैं कि हमें आने वाले 10, 15, 20 साल में कैसे खुद को प्रिपेयर करना है इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में, जहाँ पे एआई एक बहुत बड़ा टूल होगा। पोटेंशियल जी थ्रेट्स में हमने लुबाबा, प्लीज अब आप
थोड़ा सा इसको जल्दी ब्रीफ कर लेंगे प्लीज? वैसे बहुत जी अच्छी है माशाल्लाह। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। यस प्लीज, मैं बस सॉल्यूशंस पे आती हूँ और इसी को, इस एडवांसमेंट जो हम इतनी बात कर रहे हैं, इसको मैं एक और हदीस से रिलेट करना चाहूंगी। तिरमिजी 2181, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस वक्त उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक दरिंदे इंसानों से गुफ्तगू ना करने लग जाएं, आदमी से इसके कोड़े का किनारा गुफ्तगू करने लगे। इसका मतलब ये कि जो इतनी एडवांसमेंट और जो इतनी अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उसका हमें जो डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं वो हमें अपनी हदीस की किताबों में मिल रहा है। तो इस पे हमें खुद को प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो जितने भी पॉइंट्स थे, ये तो थे थ्रेटनिंग कि थ्रेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो दो हैं। नंबर वन इज अवेयरनेस। किसी भी पॉइंट, किसी भी प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, वो उसको सॉल्व करने का पहला पॉइंट होता है। सेकंड स्टेप इज कॉम्पिटेंसी एंड रेगुलेशन। वो किस तरह से, मैं इसको बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि जो खतरा है वो सिर्फ मुस्लिम्स को है। वो इसलिए है क्योंकि जो मुसलमान हैं उनके पास ईमान है। जहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, कुछ होता है, वहीं पर चोरी का खतरा होता है। तो हमारे पास ईमान है, हमें खतरा है, और हमने ही इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा हमारे पास सोल्यूशन है वो है एक क्लियर मुस्लिम आइडेंटिटी। और इवन मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूंगी, ये जो इसराइली फिलोसोफर हैं युवा नोआ, उन्होंने कहा कि एआई अब अपने रिलीजियस गाइडलाइंस खुद डिजाइन करेगी और एआई अपने वर्शिपर्स पैदा होंगे। और उससे क्या होगा कि एआई से कई नए नए मजहब जन्म लेंगे। ये इजरायली फिलोसफर्स कह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सीरा और कुरान, इन दोनों को बहुत सही तरीके से समझना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो इस फील्ड में आए और मुस्लिम्स के लिए, और नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, और भी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें कि हमने इसको कैसे केटर करना है, कैसे काउंटर करना है, कैसे अडॉप्ट करना है। इसके लिए आईएमएस भी रोल प्ले कर सकता है, और भी जो लोग हैं वो थ्रू रिसर्च कि हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे इसमें कॉम्पिटेंसी देकर लोगों को बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। तो जो लास्ट मेरा एक पॉइंट है वो यही है, डोंट बी स्केयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। इसका मतलब यही है कि हम जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हम या तो उसको बैन कर देते हैं या हम उससे बहुत दूर रहते हैं। फिर 20 साल गुजर जाते हैं, फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसमें कॉम्पिटेंसी लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लिए थ्रेट्स हैं, हमने उनको भी देखना है और उनके लिए सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू लुबाबा, परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट ही रखिए श्योर। so that we could take some questions. Okay, Summer Noreen. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जितने भी जो टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, या वैसे भी सोशल मीडिया या इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर ओवरऑल, क्या ये डायरेक्टली मुस्लिम्स के अगेंस्ट है या मुस्लिम्स बस इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं? जैसे अगर अभी टिकटॉक की बात हो रही थी, तो वो कौन कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और हम किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ। हमारे अगेंस्ट डायरेक्ट है या बस हमें असर हो रहा है चीजों का, क्योंकि हम इस दुनिया में इनडायरेक्टली चीजों को अपने ऊपर ले रहे हैं, या हम भी प्लेयर हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में? डू यू गेट ओके, माय क्वेश्चन? थैंक यू। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि एक एजेंडा लॉन्च किया जाता है जो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए होता है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता है या पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा होता है। अब एक ऐसी नेशन है जो जिसकी तादाद जो है वो 2 अरब है। ये कैसे हो सकता है कि उनके अगेंस्ट, जिनको जिनके पास सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ईमान है, बाकी किसी के पास नहीं है, जिनके पास वो जो टूल है वो सिर्फ एक उन्हीं के पास है, तो उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज लॉन्च नहीं की जाएगी जो डायरेक्टली उनको हिट कर रही होगी। तो डेफिनेटली ओवरऑल एजेंडाज भी जो है वो लॉन्च किए जाते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे। लेकिन बहुत सारी जो प्रोपेगेंडा या बहुत सारी जो चीजें हैं वो डायरेक्ट मुस्लिम्स को अटैक करने के लिए भी की जा रही हैं। और हमें इस हम हमारा प्रॉब्लम ये है, हम इसके लिए इससे डबल इफेक्ट हो रहे हैं। डबल इफेक्ट इससे इस तरह से हो रहे हैं कि एक तो हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, और सेकंड ये है कि अगर हमें अटैक किया जा रहा है तो हम उसका काउंटर नहीं कर पा रहे।
और अगेन उसका जवाब वही है कि हमारे पास इनकॉम्पिटेंसी है। हमें खुद ही अपनी चीज़ों पे बिलीव नहीं है, खुद ही हमें उन पर अबूर नहीं है, और हम उनसे डबल इफेक्ट हो रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आकिब हमीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हिस्सा है एआई। तो देखिए, नॉन मुस्लिम जो हैं वो एआई टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करके वो अपनी रिसर्च एंड आर एंड डी फील्ड में काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। तो हम मुस्लिम्स, हमारे पास क्या ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं आज के दौर में या अभी इमीडिएटली, कि हम भी एआई को यूटिलाइज करके अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकें और अपने टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर और सक्सीड एट सम लेवल। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसमें इसका जवाब ये है कि हमारा, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको ये एक्सप्लेन किया कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कॉम्पिटेंसी नहीं ले रहे, हमने यूज करना है। क्योंकि आपको याद होगा, एक वो भी टाइम था जब लाउड स्पीकर आया और उस पे पाकिस्तान में बैन लग गया कि ये तो हलाल ही नहीं है। और फिर एक वो टाइम आया जब यूट्यूब आया, फिर उसके हलाल और हराम का प्रॉब्लम बन गया। अब सेम यही प्रॉब्लम चैट जीपीटी और डिफरेंट एआई, नॉट जस्ट चैट जीपीटी, वो एक छोटा सा टूल है, बहुत सारी चीजें जो एआई बेस्ड आ रही हैं। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनको यूज नहीं करते, सिर्फ थ्रेट देके कि ये तो बहुत बुरी चीज है। हमने उनको यूज करना है। उसके लिए बहुत सारे बेसिक लेवल के और बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं इस पे एआई के ऊपर डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं। हमने उनको सीखना है, लर्न करना है, रिसर्च में हर जगह पे यूज भी करना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है एआई जो बाइस एल्गोरिदम्स हैं, क्योंकि इस तरह से चीजों को ऐड किया जा रहा है जो कि आपको बाइस्ड डेटा दिखा रहे होते हैं। तो उसके लिए जो बैकएंड पे चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो उसको समझने के लिए हमें इसको लर्न करना पड़ेगा। और इवन हमें जो आम इंसान है, उन जितने आम लोग हैं जो शायद आईटी की फील्ड से बिलोंग भी नहीं करते, उन्हें भी इसकी टू सम एक्सटेंट इसकी कॉम्पिटेंसी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो आपने एक सेट और भी सुना होगा कि जो चैट जीपीटी और एआई है वो तो इंसानों को रिप्लेस कर देगा और कुछ भी नहीं बचेगा और जॉब्स चली जाएंगी। जॉब्स नहीं जाएंगी, जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। इस वक्त मार्केट में जो जॉब्स प्रेजेंट हैं, आज से 10 साल के बाद 65% वो जॉब्स होंगी जो अभी 65% प्रेजेंट ही नहीं है। सो हमें यूज भी करना है, लेकिन उसको बहुत लाइक क्लियरली चेक भी रखना है कि कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। उसके लिए हमें बैकएंड सीखना पड़ेगा। Any थैंक्स अ thoughts? लॉट लुबाबा। परफेक्ट प्रेजेंटेशन, ग्रेट आंसर्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सेशन में ही रहें सो दैट इन द एंड भी अगर किसी के क्वेश्चंस हो, बिकॉज वी हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन लेफ्ट, तो श्योर, अगर थैंक एंड यू। में भी लोगों के जर्नल डिस्कशन में क्वेश्चंस हो तो उनको जी आंसर जी। करने के लिए। वन मोर थिंग, मैंने प्रेजेंटेशन में सारे पॉइंट्स को टच नहीं किया। अगर कोई ये चाहेंगे कि मैं प्रेजेंटेशन को दोबारा ओपन करके कुछ पॉइंट्स को वो समझना चाहें, तो आई कैन डू दैट। या श्योर, वी विल डू इट इन द एंड। Mohammed Rushan, are you ready for next presentation? Mohammed Rushan. अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Sam. Are you ready? अस्सलाम वालेकुम। आवाज Walaikum क्लियर है मेरी? Salam. Are you ready? आवाज क्लियर? No, your जी voice is जी, not clear. आवाज क्लियर? No. एक सेकंड। अभी Okay, you need start screen sharing. जी जी, आवाज क्लियर है? अभी कुछ किसी हद तक क्लियर हो गई है।
रोशान, ठीक है, बेसिकली फिर आपकी मैं स्क्रीन आवाज़ शेयरिंग चाहिए। जी रोशान, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आपकी आवाज़ क्लियर है, मगर बैकग्राउंड से शोर बहुत आ रहा है और डिस्टॉर्शन और नॉइज। अगर आप किसी खामोश जगह पे जाके लेकिन कर सकें तो आवाज़ आपकी क्लियर है, लेकिन साथ में शोर है। Yes, Rushan. Rushan is not present right now. ओके, आप क्वेश्चंस ले लें लोगों से रिगार्डिंग द टू प्रेजेंटेशंस। Naveed Hassan, I'm going to unmute you. Naveed Hussain. जी अस्सलाम Yes, वालेकुम। Naveed Hussain. जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं चार पांच ना, कि जो के सवाल से मैंने थोड़ा सा काम किया था आप लोगों की जी जी, मीटिंग को देख के अभी मैंने कहा क्लियर है। चले अस्सलाम वालेकुम। बेहतर है। जी नवीद आप थोड़ी देर वेट करें, मैं जरा बात कर लूँ फिर आप आगे। मैंने कहा वॉइस क्लियर है नव, मेरी, अभी प्रेजेंटेशन दे दूं? नवीद हुसैन, काइंडली आप थोड़ा वेट कर लें, हम लोग प्रेजेंटेशन ले लें पहले, उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चंस लेते हैं। थैंक यू। जी रुशान। एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक था इंटेलेक्चुअल वारफेयर से रिलेटेड। तो हमारा मतलब क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन पे रिसर्च की थी कि व्हाट इज एट स्टेक इफ वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल वारफेयर। तो मतलब हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन हमने ना इंटेलेक्चुअल वारफेयर में पार्टिसिपेट नहीं किया ना रिसेंटली। तो हमारे कल्चर में चेंज, कल्चरल ट्रेडिशंस में इतना चेंज आया ना, लेकिन इतना ग्रेजुअल चेंज आया है ना कि हमें ना फील नहीं हुआ कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन चेंज हो रहे हैं। इसीलिए ना, अगर हम इस्लामिक रूल्स इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं ना, तो हमें बैकलैश आता है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग एक्सेजरेट करते हो यहाँ। इसलिए ना मैंने रिसर्च इस चीज़ पे की कि कुछ इस्लामिक ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं, यहाँ तकरीबन सब हैं, जो कि इन आइडियोलॉजीज जो हमारे ऊपर ना इस्टेब्लिश हुई हुई है ना, उनके ज़रिए से हमारी जो इस्लामिक ऑब्लिगेशंस है ना वो अफेक्ट होती हैं। तो ये कुछ इस्लामिक ऑब्लिगेशंस हैं, मैंने सारी मेंशन नहीं की, लेकिन ये कुछ फॉरगॉटन वंस हैं जो कि हमारा कल्चर, स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में ना, इन पाकिस्तान इंडियन कल्चर में हम बोल चुके हैं। तो सबसे पहले है ना रहम और अफवा दरगुजर, दूसरा है जिंदगी
कि ज़िंदगी की अहमियत की कदर करना। तीसरा अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, अमानतदारी, सूदखोरी से बचना, इंसाफ कायम करना और निज़ाम कायम करना। निज़ाम का दो उस तरह मतलब जिक्र वाज़े तौर पर नहीं है, लेकिन इसके इसको मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले बात करेंगे मकासिद अल शरिया के। शरिया जो होता है इस्लामिक लॉ, उसके कुछ ना मकासिद होते हैं। वो मकासिद इब्न अल कय्यम कहते हैं कि वो मकासिद हैं शरिया के इंसानियत के मफाद की हिफाजत करना और उस नुकसान से उन्हें नुकसान से हिफाजत करना। ये एक शरिया के ना बेसिक मकासिद हैं। तो ये इस्लामिक ऑब्लिगेशंस मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इन आइडियोलॉजी से अफेक्ट होती हैं। सबसे पहले आ जाएंगे ना प्रेयर, नमाज, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक्सक्यूज मी, आता हूँ। सबसे पहले नमाज है। नमाज एक बेसिक है, मतलब पिलर है इस्लाम का। तो कंज्यूमरिस्ट कंज्यूमरिस्ट कल्चर जो है ना, वो नमाज के ना कंज्यूमरिस्ट कल्चर जो है वो नमाज को ऐसे अफेक्ट करता है ना कि हमें जो स्क्रीन एडिक्शन है और इस तरह का मतलब कंज्यूमरिस्ट कल्चर, बेसिकली हम कंज्यूम करते हैं हर वक्त स्क्रीन्स को, और इस तरह मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो मीन्स हैं। तो इस वजह से ना हम अपने नमाज को अक्सर फॉरगेट कर देते हैं। दूसरा ज़का, चैरिटी, यानी कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है ना, ये हमारे ना इस पिलर को ऐसे अफेक्ट करता है ना कि कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म जो है ना बेसिकली पर्सनल पर्सनल गेन को प्रायोरिटाइज करता है। इसलिए हम ना दूसरों की फलाह पे तवज्जो नहीं देते। तीसरा है रहम और अफवा दरगुजर। कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, मतलब जो रिवेंज को प्रमोट करती हैं। तो वो हमें ना कुरानिक टीचिंग्स से ना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। फिर है जिंदगी जिंदगी की अहमियत और कदर का तहफ़्फ़ुज़। फिर कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज भी हमारे ऊपर इस्टेब्लिश हैं जो कि वायलेंस, टेररिज्म और जो है ना अनजस्ट किलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, इसको प्रमोट करती हैं। इस वजह से ये भी इस्लामिक की जो इस्लामिक ऑब्लिगेशन है ना इफेक्ट होती है। फिर अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल। तो ऐसी आइडियोलॉजीज भी हमारे ऊपर इस्टेब्लिश हैं जो कि मतलब अल्कोहल को इस तरह प्रमोट करते हैं ना कि इसको एक मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन और ऐसे दुनिया के गमों से निजात पाने की कोई जरिया दिखाया जाता है। ऐसे ये भी फिर इस्लामिक ऑब्लिगेशन इफेक्ट होती है। फिर आता है गाइडिंग ट्रस्ट। आज के मटेरियलिस्टिक दौर में अमानत अमानतदारी जो है ना एक मतलब बहुत फॉरगेट कर दी गई है। ऐसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, उनका एक लक़ब था अमीन। ये चीज़ मतलब अरब में भी उस वक्त ना बहुत प्रमोट की जाती थी, लेकिन हमने इसे ना फॉरगेट कर, और वो इस वजह से कि कुछ मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज हैं, यानी जैसे मटेरियलिज्म आप बात कर लें, और कैपिटलिज्म, ये जो है पर्सनल गेन और मटेरियलिस्ट फिलॉसफी, इसके ये जो है ना इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ है। फिर रिबा, अवॉइडेंस ऑफ रिबा, ये इस्लामिक पिलर, इस्लामिक एक ऑब्लिगेशन है। फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सारा रिबा पे चलता है, और ऐसे ये भी इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जस्टिस एंड फेयरनेस, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन
रेसिज्म, जैसे रेसिज्म हो गई, जेंडर बाइस्ड आइडियोलॉजीज हैं, फेमिनिज्म, रेड पिल वगैरह, ये इसके खिलाफ अफेक्ट करती हैं। फिर अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है। मैंने ज़्यादा रेफरेंसेस ऐड नहीं किए, लेकिन बेसिक सिर्फ रेफरेंसेस ऐड किए हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रूलर है, जो हुक्मरान है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करता, मुसलमानों की फलाह के लिए काम नहीं करता, तो वो उनके साथ जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है। और अगली हदीस अस्बियत से रिलेटेड है कि जो नेशनलिज्म है हमारे ऊपर, नेशनलिज्म लागू की हुई है, तो उसके खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो किसी असबियत के झंडे के नीचे मारा गया तो वो जाहिलियत के दौर की मौत मरा। फिर उससे अगली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बहुत से ऐसे इवल्स हैं जो कि ज़हूर पजीर होंगे फ्यूचर में। कि रोशान, आपकी आवाज अभी आ रही है ना? जी जी, प्लीज आगे कंटिन्यू। मतलब कुरान से दो रेफरेंसेस दिए हैं। सबसे पहले सूरह सूरह अल माइदा की 44 आया कि जो उससे फैसला नहीं करता, कि जो अल्लाह ने उतारा है उससे फैसला नहीं करता, तो वो काफिरों में से है, कुफार में से है। ऐसे कि हमारे जो मुस्लिम रूलर्स हैं, मुस्लिम जो कि स्पेशली अरब के और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के, ये अल्लाह की किताब से फैसला नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुरान और अल्लाह का नाम इन्होंने शामिल किया, लेकिन फैसले इनके जो है ना इसके खिलाफ आते हैं। और ये मोस्ट मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया सूरह आल इमरान की 104 के, एंड लेट देयर बी अराइजिंग फ्रॉम यू अ नेशन, तुम्हारे में से एक कौम अराइज होगी जो कि नेक काम का हुक्म देगी और बुराई से रोकेगी, और वही कामयाब होंगे। तो ये भी एक मतलब इस तौर पे रेफरेंस इस्तेमाल हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सिस्टम क्यों ज़रूरी है, और कैसे अल्लाह ताला ने इसको प्रमोट किया है। उसके बाद कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि इस्लामिक निज़ाम के क़याम के खिलाफ अफेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकती हैं। सबसे पहले सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म बेसिकली सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, यानी मज़हब जो है ना एक मस्जिद तक महदूद रह जाएगा इसी वजह से। और दूसरा नेशनलिज्म है। इसने भी मतलब उम्मत में फूट डाला हुआ है, एक मतलब बाउंड्रीज में उम्मत को इसने इस वजह से सेपरेट किया हुआ है। तीसरा लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है कि पर्सनल ऑटोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हर इंसान अपना खुद फ्रीडम अपने फ्रीडम को भी मतलब हिफाजत करेगा, और अपने मतलब अपने ऊपर खुद ही हुकूमत करेगा। अल्लाह की हुकूमत जो है कि वो किसी खाते में नहीं लाएगा। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में बेसिकली ऐसे होता है ना कि जो हमारा गवर्नर है ना, रूलर है, रूलर की सिलेक्शन इस बेस पे होती है कि जितने ज़्यादा लोग उस रूलर को इस्टेब्लिश करना चाहें, तो उस रूलिंग पार्टी को इस्टेब्लिश करना चाहें, तो उस बेस पे होती है। लेकिन इस्लामिक मेरिट के खिलाफ, इस्लामिक मेरिट्स ये नहीं है। फिर मॉडर्निज्म है।
मॉडर्निस्टिक आइडियोलॉजीज जो है ना वो इस्लामिक टीचिंग्स को ना री इंटरप्रेट करते हैं जो ज़माने के नीड्स के मुताबिक। और ग्लोबलाइजेशन है, हमें जैसे ऐसे कई ममालिक से टाइज इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं जो कि मुस्लिम्स नहीं होते, और इस वजह से हमें फॉरेन आइडियोलॉजीज माननी पड़ती हैं। फॉरेन जो है अ, होती हैं, उन पे अमल करना पड़ता है। फिर इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इस्लाम जो है ना, इस्लाम में एक हेल्दी लेवल है इंडिविजुअलिज्म के। जैसे अगर आप अजान देने में पहल करें या पहले सफ में खड़े हो, उसको इस्लाम प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर दूसरों के अपने राइट्स की बात आए तो इस्लाम जो है ना दूसरों के राइट्स को ना इंसान के अपने राइट्स के ऊपर तरजीह देता है। तो इस्लाम जो है ना ज़्यादातर कलेक्टिविज्म को प्रमोट करता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बहुत कॉमन है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। इकबाल का एक शेर है, हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। थैंक यू। और अगर किसी को पीडीएफ एक्सेस करनी हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्यूआर कोड को स्कैन कर लें। जज़ाकमुल्लाह खैरन। Thank you, Rushan. It was a good presentation. Now I'm going to unmute Rana Muhammad for a question. Yes, Rana Muhammad. जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब क्वेश्चन करना चाहूँगा कि उसमें रोबोट्स भी इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। रोबोट्स वगैरह जो जंगे करेंगे, इसका मतलब अक्सर हम सुनते रहते हैं, तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं है। और सेकंड टिकटॉक के मतलब है कि टिकटॉक चूंकि हम बैन करना चाह रहे हैं, तो हम में से एक जो है वो पार्टिसिपेंट ने कहा कि टिकटॉक को अगर बैन कर दिया जाए तो इसमें अगर हम अपना मतलब जो अच्छी चीज़ें करें, जिस तरह मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया उसमें शनीद वगैरह होती है या वोकल वगैरह होती है, तो उसको हम यूज़ करके बैकग्राउंड को यूज़ ना करें और अच्छे चीज़ें करके उसको हम अगर रिन्यू चीज़ कर सके, इसकी बजाय कि हम न्यू ऐप लाएं, तो ये बेहतर नहीं होगा क्या? बस ये दो क्वेश्चन है। Ali Reza, are you present here? I think Ali Reza will answer this question. लुबाबा, आर यू हेयर? लुबाबा, आप आंसर कर दें। जी यस आई एम हेयर। सबसे पहले जी आपका जी। क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या रोबोट्स जो हैं वो एआई में इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते। तो बिल्कुल रोबोट्स जो हैं वो एआई में हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन एआई एक बहुत समझ लें कि एक बेसिक चीज़ है, उसकी बहुत ज़्यादा सब कैटेगराइजेशन है। रोबोट्स जो हैं वो एक अपग्रेडेड, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो बिल्कुल एक अपग्रेडेड वर्जन है। क्योंकि फिर एक टाइम वो आता है कि जब रोबोट्स को फिर डेटा की ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद क्रॉस रेफरेंसिंग और लर्न करके रिस्पॉन्ड करते हैं और टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं प्रिसाइजली आपको आंसर करूं तो यस, दे आर इंक्लूडेड इन दिस। Thank you, थैंक यू। Lubaba. Jazakallah. Now, Fatma Qadri. Yes, Fatma, please ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मेटावर्स को थोड़ा तफसील से समझा देंगे? Yes, who is going to answer this question, Lubaba or Mohammed Rushan? यस, मेरी प्रेजेंटेशन में मेटावर्स का पॉइंट था। मेटावर्स ना एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है। आप पिन पॉइंट करें थोड़ा सा
कि क्या पूछना चाह रहे हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका तो वो बहुत वास्ट टॉपिक है। जी मैंने पहली दफा मेटावर्स के बारे में सुना है। मतलब जो आपने समझाया, तो उसको मैं थोड़ा तफसील से समझना चाहती हूँ। तमाम पॉइंट्स फिल वक्त मेरे जहन में नहीं है। मैं आपको इसकी दोबारा से एक बेसिक सी डेफिनेशन टाइप बता देती हूँ, तो आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इटसेल्फ मेटावर्स क्या है। मेटावर्स जी एक जी। ऐसी समझ लें कि एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक डिवाइस, जिसे हेडसेट कहते हैं, उसके थ्रू एक और लाइफ, लाइक एक और वर्चुअल लाइफ में आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, वो एक पूरी जो वर्ड है वो अलग होगी। उसे आप ऐसे ही समझे जैसे हमारी ये अपनी वर्ल्ड है, यहाँ पे कंट्रीज हैं, स्ट्रीट्स हैं, आप मार्केट्स में जाते हैं, आप कपड़े लेते हैं, आपका घर है वो डेकोरेटेड है। इसी तरह से सेम जो लाइफ है उसको वर्चुअली डिजाइन किया जा रहा है। और वहाँ पे आप टास्क परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे आपके प्रोफेशंस होंगे, रिलीजियस बिलीव्स होंगे, आपके रिलेशन होंगे, पूरी फैमिली होगी। इस तरह से जो मेटावर्स है, एक लाइफ आप वो जी रहे हैं जो आपकी रियल लाइफ है, जो आप अभी जी रहे हैं। एक है जो जिसे वो एस्केप भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, लिमिटेशंस हैं, हम वो काम नहीं कर सकते, तो हमें फ्रीडम चाहिए। उसके लिए ये जो मेटावर्स है, जिसे पहले तो इस नाम पे लॉन्च किया गया है कि ये एक फॉर फन है, गेमिंग है, फन है, क्योंकि जो फेसबुक और मेटा सॉरी इंस्टाग्राम है, उन जो बेसिकली मार्क जकरबर्ग है, उसका ये प्रोजेक्ट है मेटावर्स के नाम से, और वही ओनर है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये फन है, ये एक न्यू टाइप का एक सोशल मीडिया पे फन करने का तरीका है। लेकिन इटसेल्फ इसके जो डीपर डाउन मीनिंग है वो ये हैं कि वो बोट्स को, इमॉर्टैलिटी को, और जो हम जो रियल लाइफ में लेन देन कर रहे हैं करेंसी के थ्रू, गोल्ड के थ्रू, तो उससे निकाल के हमें डिजिटल पे लेके जा रहे हैं। और इसको मैं थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि आपने देखा होगा, थोड़ा सा अगर आप अवेयर हैं ग्लोबली, तो इवन जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो लुई विटॉन और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सब वहां पे अपनी प्रेजेंस बनाने अभी से शुरू कर दी है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, जो आपकी इकोनॉमिक्स, लाइक इकोनॉमिक वॉरफेयर को भी टच कर रही है, आपकी सोशल लाइफ को भी टच कर रही है। आप ह्यूमन टू ह्यूमन रियल लाइफ में शायद इंटरेक्शन बहुत कम हो जाए, लोग सिर्फ जो वर्चुअल लाइफ है वहीं पे जाके इंटरेक्ट करें। उससे क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा होंगे, पर्सनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स बनेंगे, हमारे रिलीजियस बिलीव्स जो है वो किस तरह से डैमेज होंगे, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं मेटावर्स में। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने अच्छा और एलेबोरेट करके उनको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकिब हमीद, आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अगेन एआई से रिलेटेड है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इस्लामिक रिसर्च करनी हो, इस तरह के मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर रही हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो लैंग्वेज मॉडल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह उन सबको, तो आपके ख्याल में क्या हमें मुस्लिम्स को, वी एआई इंजीनियर्स शुड कम टुगेदर एंड ट्रेन आवर ओन लैंग्वेज मॉडल specific on Islamic literature and all that to avoid biasness in current language models? जी लुबाबा प्लीज। यू डिड अ रियली गुड क्वेश्चन। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने जो किया कि हमें क्या अपना एक मॉडल जो है वो लॉन्च करना चाहिए एआई बेस्ड, कि हमें इस पे जो है वो कॉम्पिटेंसी लेनी चाहिए। तो इसके दो आंसर है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जितने भी कॉम्पिटेंट लोग हैं इस फील्ड के, वो लर्न तो करें। उसके बाद अगर हम कोई एक अथेंटिक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें, ऐसा एक रिसोर्स बना लें जिसके बारे में हम ये कहें कि अगर कोई भी एआई बेस्ड मॉडल में जल्दी से रिसर्च करना चाहता है, कुछ चीज़ों को सर्च आउट करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हम इस जो प्लेटफॉर्म है उसको अथेंटिक कंसिडर करते हैं, इसके बैकएंड पे जितना भी डेटा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, अथेंटिक रिसोर्सेज जो है इसके साथ अटैच हैं। लेकिन जो बाकी पूरी वर्ल्ड में जो डिफरेंट मॉडल्स और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि हमारा इम्पैक्ट फॉर द मोमेंट बहुत कम होगा। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तो आ जाएगा, हम ये अवेयरनेस भी क्रिएट कर देंगे कि आप इसी को यूज करें। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इस्लाम 360 से देती हूँ। जैसे इस्लाम 360 एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप एक वर्ड लिखते हैं, आप सर्च आउट करते हैं, आपको पता होता है कि हदीस के जो रेफरेंस है उसके साथ उसकी सेहत मेंशन होती है। इसी तरह से अगर हम कोई सिस्टम डेवलप कर लें, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें जो और बाकी दुनिया में काम चल रहा है हमें उसे उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हम अपना सिस्टम डेवलप कर लें, हमें बहुत काम पड़ेगा। Thank you very much. Thank you. Now, Komal, I am going to unmute you. Komal, I am going to unmute you. You can ask your question. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू। मैं काफ़ी देर से वेट करी थी, मुझे मौका मिल गया। आई वाज लाइक मे बी आज नहीं मौका मिले, लेकिन मैंने ना क्वेश्चंस नहीं करने। मेरी तकरीबन 4 मैंने भी पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, सिर्फ यूजफुल इंसाइट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी प्रेजेंटर्स के साथ। मे बी दे कैन ऑल्सो एड इट टू देयर प्रेजेंटेशंस और वो इम्प्रूव कर सकें वो उन पार्ट्स में। पहली प्रेजेंटेशन जो टिकटॉक के हवाले से कोमल, थी वो अगर आप ये चैट में लिख दें, अगर आप बुरा ना माने, वरना यू कैन डू इट हियर। आई थॉट मे बी ये डिस्कशन फोरम है तो यहाँ पे डिस्कशन हो सकती है। आई आई डिडंट न्यू कि यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चंस ही करने आते हैं, डिस्कशन के लिए नहीं। यहाँ पर डिस्कशन भी हो सकती है, टॉपिक्स पर हो तो सबके लिए बेहतर है, लेकिन आप चाहें आप कर लें, चलें। इट वॉज मैं जस्ट अ डिस्कशन, सजेशन। जी जी, मैं बिल्कुल, मैं वेन्यू देख के ही मौका देख के ही बात करना चाह रही थी, क्योंकि ये डिस्कशन फोरम है। तो मैं उन्हीं 3 to 4 पॉइंट्स हर एक प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बनाए हैं जो कि उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। बट एनीवे, आप कंटिन्यू कीजिए, मे बी आई कैन शेयर लेटर। आपकी जो इनसाइट्स हैं आप चैट में लिख दें, उनको डायरेक्ट मैसेजेस कर दें, फीडबैक फॉर्म में लिख दें। यहाँ चाह रहे हैं कि उनसे लोग क्वेश्चंस करें ताकि टॉपिक पर सब डिस्कस करें। अगर टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछें। जी जी, मेरे टॉपिक पे ही मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, और वो मे भी बाकी जो लोग सोच रहे हैं, क्या पता उनके आंसर्स भी उनमें चलें फिर, बोलिए, गो अहेड। सबसे पहले जो टिकटॉक का की प्रेजेंटेशन थी उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने सॉल्यूशन पे बात की। सॉल्यूशन मेरे नज़दीक जो बहुत अहम है, वो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पे हम आवाज उठा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो एल्गोरिदम्स, जो उसके पीछे मशीन लर्निंग होती है, उनके एल्गोरिदम्स डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन ये जोग्राफिकली डेमोग्राफिकली चेंज होते हैं। तो चाइना में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उन्होंने डिजाइन किया इसके पीछे, वो उनको सिर्फ एजुकेशन बेस्ड रेलेवेंट कंटेंट ज्यादा दिखाते हैं बनिस्बत दूसरे बेहयाई के और दूसरे कंटेंट से। तो हम इसको रेस कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ये एल्गोरिदम्स जो हमारे डेमोग्राफी के हिसाब से डिजाइन किए जा रहे हैं, ये हमारी यूथ के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और साइकोलॉजिकली भी और भी चीज़ों के लिए भी, टाइम वेस्ट करने के लिए। तो हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे लेकर जा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करके विद रेफरेंसिंग। दूसरी बात, चैट जीपीटी की बात की उन्होंने, तो मैंने एक जस्ट रेफरेंस शेयर करना था कि अभी रिसेंटली चैट जीपीटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस किए गए, जिनमें से उन्होंने 512 क्वेश्चन शेयर किए, जिसमें से 52% जो है उसने गलत बताए। चैट जीपीटी ये एआई का मॉडल है, और 48% जो थे वो ठीक थे। तो जो एआई है वो मैनिपुलेट की जा सकती है, अगर बल्कि हो रही है, क्योंकि वो डेटा बेस्ड लर्निंग होती है, तो उस पे वो जिस तरह रॉन्ग डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो वो उसी हिसाब से लर्न करके वो उस तरह से आंसर करती है। तो इसका मतलब है कि जो एआई है वो इजीली आप मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस हवाले से वाकई में हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे या अपनी प्रेजेंटेशन इवेंट डिज़ाइन करने के लिए या और भी चीज़ों के लिए अगर हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम फुली अवेयर रहें कि हम ये ना यूज़ करें, उस मतलब सारी जो जो स्टैंडर्ड है उसको हम ना समझें, चैट जीपीटी को एक स्टैंडर्ड ना समझें। और दूसरी बात ये कि जन्नत और जहन्नुम का के बारे में बताया कि जन्नत और जहन्नुम मुसलमान मतलब ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि जो जन्नत बना दी गई है, एक लाइफ को जन्नत बना के पेश किया जा रहा है, वो एक्चुअली फिजिकली भी हो रहा है अगर हम गौर करें। क्योंकि मुसलमान जितने भी हैं वो अपना मुल्क, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सारे कहते हैं ये यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, हमें बाहर निकलना है, वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीडम है और बहुत सारी आसानियां हैं। तो इस वजह से मुसलमान जो है वो आसान लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनको एक जन्नत, एक वर्चुअल जन्नत लग रही है, लेकिन वो असल में जन्नत नहीं है वो जगह। और क्योंकि मुसलमान जो ज्यादातर अब्रॉड हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, जो ये सोच कर आए थे कि यहाँ पे जिंदगी बहुत आसान है, पुरसुकून है। और बाकी यही है कि डिस्ट्रक्शन कि एक और चीज मैंने आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी कि हम ये बता सकते हैं कि एआई को हम खत्म करने मतलब एआई किस तरह से डिस्ट्रक्शन कॉज करी है। तो मेरा इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि ये कितने अरसे तक सरवाइव कर सकेगी, एआई फॉर एग्जांपल, या जो वर्चुअल रियलिटी की अगर हम मेटा की बात करें तो ये कितने अरसे तक सरवाइव कर सकेगी, क्योंकि इसके जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा एक इसका जो मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ये बात इशू रेस कर सकें कि ये बहुत ज्यादा आगे डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी तो उसको रोका जाए, इस पे भी हम कुछ बात कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि कितने अरसे तक, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये आती है वर्चुअल रियलिटी को आम हो जाती है, तो ये कितने अरसे तक सरवाइव करेगी। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। ऑलराइट, आपका क्वेश्चन ये है कि कितनी देर तक सरवाइव करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी रियल पिक्चर बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे एजेंडाज लॉन्च किए गए हैं जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। जिसकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जांपल हमारे पास LGBTQ है, कि जो LGBTQ पर्सन है वो क्या उनके उनमें डिप्रेशन का रेट नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा है। तो क्या उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा? उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हम तो उसको ही नहीं कंट्रोल कर पाए। और जो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कितना सरवाइव करेगी, तो हमें ये देखना है कि इनमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो मैं इस पे जब 2 दिन पहले इस पे रिसर्च कर रही थी, तो मैंने पढ़ा कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं, वो किसी भी लेवल पर हैं, वो सारी इस वक्त मार्क जकरबर्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके अपनी प्रेजेंस वहां पे बना रही हैं, और मिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है मेटावर्स। तो हम अगर ये कहेंगे कि हम आवाज उठाते हैं कि ये मेंटल इश्यूज क्रिएट करेगी ये चीज, तो ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे एजेंडास लॉन्च करें। हमें इसकी अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसी और क्लैरिटी चाहिए कि हमने यूज भी करना है, लाइक हमें पता भी होना चाहिए कैसे काम करते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि बाइस्ड डेटा आता है, तो इसके लिए एक टर्म है AI बाइस्ड एल्गोरिदम्स। यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगी, मिस आमना ने एक प्रेजेंटेशन दी थी बाइसनेस पे, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, तो ये उसकी एग्जांपल है कि बाइस डेटा जो है वो प्रेजेंट किया गया। सो कमिंग टू योर पॉइंट, कि हम इस वक्त नहीं देख सकते कि ये कहाँ तक जाएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं या इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके तो जो एजेंडाज हैं या उनके जो बेनिफिट्स हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो वी कांट से इट कि ये कितनी देर सर्वाइव करेगा। अभी तो इस पे काम स्टार्ट हुआ है, इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। Thank you, थैंक Laima. यू बाबा। Sorry, Lubaba. Mujtaba Ahmed, I'm going to unmute you. You can ask your question. अस्सलाम Mujtaba, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. अच्छा, मेरा पहला सवाल तो एआई के मुतालिक था, जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने दज्जाल के साथ उसको कनेक्ट
करा था कि दज्जाल के दौर में सब तलवारों से लड़ रहे होंगे और तीर कमान से। तो उन्होंने ये कनेक्शन करा था कि एआई जो है वो जितने भी वेपन्स होंगे या न्यूक्स होंगे उनको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो इसकी वजह से सारे जो है ना वो तलवारों पे वापस आएंगे और लड़े होंगे। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा वो था जो लास्ट प्रेजेंटेशन थी कि लोग जो है ना जमहूरियत जो आज के दौर में कायम है उसको कहते हैं कि ये खिलाफत की मॉडर्न फॉर्म है। और कहते हैं जैसे शूरा बिठाई जाती है वैसे यहाँ पे असम्बलियाँ होती हैं, तो यहाँ मशवरा लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना खिलाफत का ऑल्टरनेटिव है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये दो क्वेश्चन थे। अब पहले वाले के मुतालिक था, क्या ये अपना दज्जाल के साथ जो हम एआई को कनेक्ट करें तो हाँ ये ज्यादा फिक्शनल नहीं लग रही है बात कि एआई कॉन्शियस होगी फिर वो टेक ओवर करेगी? ओके, लेट मी आंसर फर्स्ट और फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो आंसर कर दीजिएगा। अच्छा, आपने ये कहा कि हम हमें ये फिक्शनल लग रहा है, कि ये सुनना कि किस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट कहा था कि हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। आज से इतने साल पहले 1956 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की गई, पहली दफा उस पर काम स्टार्ट किया गया, तो तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2022 में एक ऐसी चीज आएगी जिसपे आप कुछ भी किसी भी जुबान में लिखेंगे वो आपको आंसर दे देगा, राइट? तो तब वो चीज उनके लिए कितनी फिक्शनल थी कि, और एक आई गेस एक जोक था कि ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कहें और हमें आंसर मिल जाए। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन या ये नहीं कह रहे कि यहाँ ये मस्ट होगा, हम पॉसिबिलिटीज को की बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल होना, लेकिन होना पॉसिबल है कि अगर हम इसको इस तरह से रिलेट करके देख सके। वी नेवर नो कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल या शायद 50 साल के बाद इस दुनिया का क्या नक्शा होगा, क्या होगा। ये न्यूक्स और वेपन्स जो है उनको किस तरह से यूज किया जाएगा, किस चीज पे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा होगा। लेकिन हमें जो करंट टाइम जो हमारे पास डेटा है, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, हम उससे अगले 10 साल 20 साल का जो फ्यूचर है वो देख सकते हैं। सो वी नेवर नो कि इसका क्या होगा। लेकिन ये फिक्शनल नहीं है, यही प्रॉब्लम है कि जो चीजें 20 साल पहले फिक्शनल लगती हैं वो 20 साल बाद इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। थैंक यू लुबाबा फॉर द एक्सप्लेनेशन। चैट में फीडबैक फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, प्लीज़ उसे भरें। जितने लोग मौजूद हैं काइंडली अगर आप सब फीडबैक देंगे तो इट वुड बी वेरी गुड। उससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटर्स भी इम्प्रूव करेंगे। अगर आपकी कोई फीडबैक हो सेशन से रिलेटेड, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत था, प्लीज़ उसमें लिखें ताकि इम्प्रूवमेंट आए। सेकेंडली हमारा टाइम आज ऊपर जा चुका है। एक जनरल गाइडलाइंस सबके लिए, स्पेशली जब क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम लोग जिस तरह आज भी क्वेश्चंस आप लोगों ने टॉपिक पे रखे तो उससे हमारा डिस्कशन जो है वो उसी टॉपिक पे रहता है और सब लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो हम काइंडली हमेशा इसी का ख्याल रखें। और जो आपके सजेशंस हुआ करें तो आप बिल्कुल फीडबैक फॉर्म में लिखें, प्रेजेंटर से आप डायरेक्ट भी चैट में पूछ सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, क्योंकि हमारा आज का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो एक साहब थे नवीद, आपके कुछ कंसर्न्स थे या कुछ पॉइंट्स थे? मैं आपको शॉर्टली अनम्यूट करता हूँ। नवीद हुसैन। अच्छा जी। बिकॉज आई रिमेम्बर आपने अनम्यूट करके कुछ पॉइंट्स बताने शुरू किए थे, बट उसके बाद हमारे प्रेजेंटर वापस आ गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैंने वो इस पर थोड़ा सा काम किया था, तो मैं वो अपनी जो हेड है उनसे रब्ता नहीं कर पाया कि कुछ मैं आपको जो आपका टॉपिक था उस वाले से 5-7 पॉइंट्स थे। तो अगर आप 2 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा रीड करके वो ताकि इनके दिमाग में आ जाए
इस इशू के नवीद, वाले से। अगर अगर ये इन टॉपिक से रिलेटेड है, करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। जी 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 जी, हमारे जो अभी है ना कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, जिस पे आपकी जी जी, मीटिंग तो का जो उन्वान है, उस पे अगर हम। मैं आपको एक और बेहतर मशवरा दूं जी कि बजाय बिस्मिल्लाह। कि इसको 2 मिनट में कंक्लूड करने के, जी अगर जी आप भी इस पर एक प्रेजेंटेशन बनाएं जी जी और आने वाले डिस्कशन फोरम्स में प्रेजेंट करें, जी जी। तो इज इट अ बेटर वे? ओके, आई थिंक दिस इज मच बेटर। थैंक यू फॉर द एडवाइस। इस तरह आपको 2 मिनट में उसे प्रिसाइज भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपने लिखे हुए हैं तो जाहिर है उस पर आपने काम किया है, रिसर्च की हुई है, तो ज्यादा जी जी, बेहतर होगा कि हाँ वो प्रेजेंट किए जाएं प्रॉपर। चले, ओके इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लें इन प्रेजेंटर्स से। माशाल्लाह, मैंने सिर्फ प्रेज करनी थी। मैं पान इस्लामिस्ट हूँ, लास्ट 30 ईयर से मैं इसके लिए स्ट्राइव कर रहा हूँ मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। तो उसमें करंट यूथ का मैं बड़ा या यूनेस्को या यहाँ लोगों को जानने से पहले बड़ा मायूस था कि हमारी यूथ, या आई थॉट इट्स जस्ट लॉस्ट, गया सारा कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर कमिंग बैक, स्पेशली टुडेज जो प्रेजेंटेशन थी, मैं वो खुदा का नाम भूल गया। ट्रिमेंडस प्रेजेंटेशन, बहुत प्यारा वर्क किया, जो भी उन्होंने खुद किया या किसी ने उनकी हेल्प की, ग्रेट ग्रेट। तो इट्स वेरी गुड। और इसमें यह है कि कभी कोई बंदा अपना दिल ना छोड़े। यू मे हैव डिफरेंसेस विद इन, कीप देम अवे, और अपना पॉइंट पे नजर रखें कि वी हैव टू गिव ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट हमने देनी है इस्लाम की, वो जरूरी है। ठीक है जी, तस्वीरें बहुत हो गई, तहरीरें बहुत हो गई, तकरीरें बहुत हो गई। वी मस्ट बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इस्लाम। हमें लोग देखें और क्या, अच्छा ये मुसलमान होता है, ओके आई वांट टू बी लाइक दिस। तो उसमें दो प्रिंसिपल्स हैं, वन इज ट्रुथ एंड द अदर इज ऑनेस्टी। और इसको सपोर्ट करती है हया, इसकी फाउंडेशन पे। इन तीन चीज़ों को ना भूलें, दिस शुड बी द कोर ऑफ योर, वरना इस्लाम में वक्त ज़ाया करना है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, और इनके फाउंडेशन में हया। थैंक यू। थैंक यू नवीद, ग्रेट वर्ड्स। ये वेलकम। ग्रेट वर्ड्स, थैंक यू आप सबका। काइंडली फीडबैक फॉर्म भरिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द प्रेजेंटेशंस। बाकी एक जर्नल टिप जाने से पहले प्रेजेंटर्स के लिए, आइंदा जब आप लोग भी प्रेजेंट करें, प्लीज उसको एक दफा अपने ग्रुप में ट्राई कर लिया करें, अपने टीएल्स मेंबर्स, फेलो मेंबर्स के साथ, वो ज्यादा लोग ना हो तो कैप्टन के साथ, ताकि ये यहाँ पर कम से कम डिस्टरबेंस और कम से कम इश्यूज हो, और वो टाइम भी हम क्वेश्चन एंड आंसर में यूज कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।